ये सब तारण के अधिकारी इस आइडियोलॉजी पर, मतलब वर्ण व्यवस्था को पसंद करती है आरएसएस, जातीय व्यवस्था। संघ में जाति और वर्ण का कॉन्सेप्ट है नहीं, कि जाति और वर्ण का जो विषय है संघ की शाखा में नहीं आता। मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मैं संघ के तमाम दायित्वों में रहा। इवन बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शाखा में 2 बार ही गए। कहाँ गए हैं 2 बार? आपसे मुलाकात हुई? संघ हे रथ चलाने हरथ बनाने वाले तुमको कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं। हे लुहार, तुम कितने अच्छे से बनाते। तो भविष्य पुराण में ना रानी विक्टोरिया की चर्चा है, तो मोदी जी के बारे में भी लिख देते। सर ये सारी किताबें लिखी गई हैं, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं तब। राजधर्म सीखने जाते हैं तो उनको राजधर्म सिखाते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं सुनिए युधिष्ठिर, अपनी जो कैबिनेट बनाएंगे ना, उस कैबिनेट में 4 आपको ब्राह्मण लेने होंगे, 4 आपको शूद्र लेने होंगे, 3 आपको चंडाल लेने होंगे, 8 आपको क्षत्रिय लेने होंगे। मतलब वैदिक व्यवस्था में जातिवाद था नहीं, अकॉर्डिंग टू यू। जो भी इस देश के हिंदुत्व के मूल चिंतन पर काम करने वाली सरकार होगी, हम उसका समर्थन करेंगे, कोई भी हो। दलित महिलाओं के साथ इतना एट्रोसिटी हो रही है, कहाँ से हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, कोई आरएसएस, बजरंग दल, कहाँ कोई धरना प्रदर्शन करा? संत गाड़ के जयंती पर भाषण था मेरा, वहाँ जो मेरे साथ सीट शेयर कर रहे थे उनसे बात हुई तो पता चला वो जिला संघ चालक हैं और वो दलित समाज से। ऐसे 3 लगभग जिला संघ चालक हैं, विभाग संघ चालक हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। आप लोग का दरी बिछाने के लिए बड़ा मलाईदार संघ चालक मंच पे बैठता है। वो लेफ्ट में भी यही हालत है शेड्यूल कास्ट का, ये कांग्रेस में भी यही है, बीजेपी में भी यही है, सिर्फ दरी बिछाओ, झंडा उठाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। उन्होंने आरक्षण का प्रावधान करवाया, वैसे वो 10 साल के लिए था कॉन्स्टिट्यूशन में। SC ST के लोग राजनीतिक रूप से जो शेड्यूल ट्राइब का सीट रिजर्व होगा, ये 10 साल के लिए था। और आपको पता है हर 10 साल के बाद संसद में इसको ताली मेज थपथपा के बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जितने आरक्षण विरोधी लोग हैं, अब तो कोई आरक्षण वाला नहीं है ऐसा तो कह नहीं सकते, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है। लेकिन जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि नौकरी, एजुकेशन, इन सब में भी 10 साल के लिए था। ये गलतफहमी है। लेकिन आज मेरे साथ आरएसएस के तेज तरार युवा नेता और अपने बाल्यकाल से संघ के लिए काम कर रहे हैं, शाखा में जाते हैं, परवेश चौधरी हैं और ये जेएनयू में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो खास बात है, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उसके लिए संघ में क्या है, संघ की क्या विचारधारा है। लेकिन सबसे खास बात है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन परवेश चौधरी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। सर, नेशनल दस्तक से बात करने के लिए आपने समय दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शंभू जी। आपकी दूसरी सरकार चल रही है बीजेपी की, लेकिन अब आरोप संघ पर लग रहा है कि आप लोग बंच ऑफ थॉट्स जो है गोलवलकर साहब का, जिसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास संसाधन होगा। क्या सचमुच संघ ऐसा चाहती है? पहले तो ये ठीक करना चाहिए कि ये संघ की सरकार नहीं है। संघ समाज का संगठन है, समाज में संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज में संगठन है और इस नाते से तमाम संगठन देश भर में काम कर रहे हैं। पर संघ जो है वो समाज का संगठन है। समाज क्या सोचता है, समाज कैसे चलता है, समाज की जो विचारों की अभिव्यक्ति संघ करता है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी संघ में आने वाले कुछ स्वयंसेवकों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संघ का अपना एक संगठन है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और संघ कभी इंटरफेरेंस भी नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी की किसी भी एक्टिविटी में। हाँ, स्वयंसेवक हैं। इस तरह के संघ के 56 से ज़्यादा संगठन हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा सेवा पर क्लब चलते हैं। वनवासी क्षेत्रों में काम चलता है। 1.25 लाख के करीब एकल विद्यालय चलते हैं। तमाम संगठन चलते हैं संघ के। तो इसलिए राजनीति से संघ का कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा कि 5% लोगों के लिए सरकार ऐसा कर रही है, तो इस प्रकार के से भी मुझे लगता है समाज में एक भ्रम की स्थिति है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है तो वो 5% के लिए नहीं बनती है। अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनती है तो 5% के लिए नहीं बनती है। अगर समाज के अंदर प्रधानमंत्री शौचालय स्वच्छ योजना बनती है तो वो शौचालय जो बन रहे हैं वो 5% के लिए नहीं बन रहे हैं। अगर उज्ज्वला बन रही है तो 5% के लिए नहीं बन रही है। यानी कि समाज में सभी के लिए
सरकार काम करती है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करती है और अन्य सरकारें भी जो रही हैं वो उन्होंने भी कोई बुरा काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किए हैं, वो भी काम करते रहे हैं, हर सरकार काम करती है। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया है, और इसलिए संघ उस पर कोई कमेंट करे, संघ की तरफ से मैं कोई कमेंट करूं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति का कमेंट हो सकता है। चलिए, मेरा अगला सवाल अब कोई बीजेपी से नहीं होगा। संघ की क्या राय है? संघ हमेशा स्वदेशी की बात करता था, एफडीआई आ गया, निजीकरण हो रहा है, इस पर मोटा मोटी चूंकि आप इंटेलेक्चुअल विंग में भी रहे हैं, तमाम जगहों पर रहे हैं, संघ की क्या राय है निजीकरण पर, एफडीआई पर, जो जो जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट, जो विदेशी पूंजी निवेश है? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच जो काम कर रहा है और 90 के दशक में एक बड़े एक्टिवली वो पूरे देश के अंदर गया, और उसका कारण था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स ने करी, उस समय की गवर्नमेंट्स ने भी जो करी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं माना। ऐसे ही ये सरकार भी, इस सरकार से भी स्वदेशी का आग्रह रहता है कि एफडीआई उतना होना चाहिए जितना कि देश के भले के अंदर हो। अगर एफडीआई के अंदर उन्हीं के शर्तों पे अगर हम काम करने लगेंगे तो वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार एफडीआई तो लेकर के आ रही हो, आज देश की आवश्यकता है, लेकिन किस शर्तों पे लेकर आ रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर शर्तें आप अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम विरोध उतना प्रखरता से क्यों नहीं करें। लेकिन अब देखिए, आप चाइना को लेकर के अभी आरसीईपी के का इशू था, आरसेप का इशू था, संघ ने उसका विरोध किया, स्वदेशी ने उसका विरोध किया, वो नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों में भारत की जो अपनी जो उनके खुद के काम धंधे उद्योग हैं उनको कहीं नुकसान होने की बात आती है, तो उस स्टेज में स्वदेशी जागरण मंच लड़ता है। स्वदेशी जागरण मंच कोई संकुचित विचार नहीं है, एक चीज़ इसको भी समझने की आवश्यकता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आज से कई वर्षों पहले ये बात कही थी कि हम अगर स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हम केवल ये नहीं कह रहे कि दुनिया से हमको डिस्कनेक्ट होना, नहीं, दुनिया से कनेक्ट होते हुए अपनी बात को भी रखना, अपनी भी चीज़ों को प्रमोट करना। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा ना, वोकल के लिए लोकल, लोकल के लिए वोकल होना। ये क्या है? ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है भाई, हमारी भी चीज़। प्रधानमंत्री को ला रहे हैं बीच में, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि सरकार में यदि कोई काम अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और समाज कर रहा है उसकी प्रशंसा, समाज ने उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आरएसएस पर बहुत गंभीर आरोप, एक बार आपके संगठन को बैन भी किया गया सरदार पटेल ने। अब राहुल गांधी ने कहा है कि ये एक तरह का चरमपंथी, एक तरह का कट्टर संस्था है, ये सनातनी व्यवस्था के पोषक हैं, जिसमें फूले पेरियार अंबेडकर के लिए जगह नहीं है, और जो ढोल शूद्र गवार पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, इस आइडियोलॉजी पर, मतलब वर्ण व्यवस्था को पसंद करती है आरएसएस, जातीय व्यवस्था को। संघ में जाति और वर्ण का कॉन्सेप्ट है नहीं, वो इसलिए नहीं है। आप देखेंगे एक छोटा सा संस्मरण आता है, 1925 में संघ बना, जो केशव राव बलिराम हेडगेवार थे वो फ्रीडम फाइटर थे, 22 में भी जेल गए, 31 में भी जेल गए, और कांग्रेस पार्टी के उस जमाने में एक बड़े नेता, जनरल सेक्रेटरी, नागपुर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, बड़े नेता थे, बड़ा नाम था। अधिवेशन जो नागपुर में हुआ, जहाँ पर ये सब अलग अलग होने लगे, हिंदुत्व को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, उसके ऑर्गेनाइजर में वो थे, चीफ ऑर्गेनाइजर थे। तो इसका मतलब फ्रीडम फाइटर थे। अचानक क्या हुआ? अचानक क्या होता है? आप देखेंगे एक और घटना होती 23 के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में जब एक बड़ा मूवमेंट जो है पेरियार चला रहे होते हैं, और गांधी जब मंदिर के इशू को लेकर जाते हैं तो वो गांधी से अपने को डी एसोसिएट कर लेते हैं। इसी तरह की घटना महाराष्ट्र में भी तमाम सारे हिंदू समाज के लोगों के अंदर हुई, जिन्होंने 1925 में संघ को बनाया। संघ का ध्येय क्या था? संघ ने क्या ये कहा? अब एक छोटी सी घटना जब होती है कि मनुस्मृति को जला देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, तो कुछ लोग डॉक्टर हेडगेवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हिंदू समाज का एक ग्रंथ जो है वो जला दिया है अम्बेडकर ने। उस समय हेडगेवार का क्या कमेंट आता है, इसके बारे में मैंने भी लिखा है और भी काफ़ी राइटर्स ने लिखा है। उस समय वो कहते हैं कि मनुस्मृति हिंदू समाज का ग्रंथ कब से हो गया? तो यानी कि मनुस्मृति कभी हिंदू समाज का ग्रंथ रहा नहीं। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, संघ का इसमें विश्वास नहीं है, और इसके लिए कई बारी क्लीन चिट दी है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्लीन चिट दी है कि भाई नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संघ की शाखा में गए, उन्होंने क्लीन, इवन बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शाखा में 2 बार ही गए। कहाँ गए? 2 बार। किनसे मुलाकात हुई है?
संघ के उस समय के जो हमारे सरसंघ चालक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके समय में भी जो है डॉक्टर अंबेडकर गए। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, डॉक्टर अंबेडकर उस समय संघ की पूरे देश में शाखाएं पड़ रही थी और महाराष्ट्र तो बड़ा केंद्र था। बाबा साहब ने सभी के बारे में लिखा है, संघ के बारे में क्यों नहीं लिखा? यदि उनके मन में कहीं कोई विषय होता तो उसके बारे में भी लिखते। लोग यही तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने गांधी से भी बातचीत की है, लेकिन संघ के बारे में उन्होंने बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। इसीलिए नहीं। अब आप देखिए, जब झंडे को लेकर के एक पूरी बहस होती है, झंडे को कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उस पर संघ के लोग बाबा साहब से मिलते हैं। ये तो प्रमाणित भी आता है, संघ के लोग मिलते थे। और सुनिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो थे वो बाबा साहब अंबेडकर के इलेक्शन एजेंट थे। ये आप रिकॉर्ड में निकाल के देख सकते हैं। इलेक्शन एजेंट दत्तोपंत ठेंगड़ी कौन थे? दत्तोपंत ठेंगड़ी आरएसएस के प्रचारक थे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के प्रांत प्रचारक भी रहे। उस पर जाएंगे, मैं आज के हालात पर बात करना चाहता हूं। शंभू जी, कहने का मतलब यह है कि जाति और वर्ण का जो विषय है संघ की शाखा में नहीं आता। मैं एक दलित समाज से आता हूं, मैं संघ के तमाम दायित्वों में रहा, आज भी हूं, और उसके नाते से मुझे कभी मेरी जाति ने आप संघ के मतलब जो सबसे ऊपर का पद है, जो सरसंघ चालक है, उस पर कोई गैर ब्राह्मण नहीं हुआ। एक रज्जू भैया हुए थे, उनको भी आधे कार्यकाल से पहले ही हटा दिया गया, जबकि लाइफ टाइम लोग होते हैं जो सरसंघ चालक बनते हैं, वो मरने तक रहते हैं। क्या कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी हो सकता है सरसंघ चालक? किसने कहा नहीं हो सकता है? अब तक तो नहीं, 100 साल होने वाले हैं आपके संगठन। एक चीज तो ये समझने की आवश्यकता है, संघ में ये कोई आधार नहीं होता है। संघ में प्रचारक परंपरा है, प्रचारक ही जो है सरसंघ चालक की व्यवस्था में आता है। सरसंघ चालक होता है, सरकार्यवाह होता है, वो सारे जो बड़े दायित्व होते हैं वो सारे उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने आजीवन अपना जीवन संघ को दिया होता है। अच्छा, उसमें अनमैरिड होना जरूरी है? अनमैरिड होना भी जरूरी है, और आजीवन तो आप तो नहीं बन सकते। आजीवन जो है, आजीवन वो पूरे अपने जीवन को समाज को दे देते हैं, अपने जीवन को पूरा समाज को दे देते हैं। जब समाज को दे देते हैं उसके बाद वो चीजें बन के आती हैं। और अच्छा, उसके अंदर कोई जाति का विषय नहीं होता कि कौन जाति का। रज्जू भैया भी यदि बने तो कोई जाति का कारण नहीं था। रज्जू भैया ने उत्तर क्षेत्र में इतना बड़ा काम खड़ा करा था संघ का, इस नाते से संघ ने उनको बनाया था। ऐसे ही और जो बने वो अस्वस्थ होने के कारण से उन्होंने दूसरा नाम दिया। नाम किसने दिया होगा? सरसंघ चालक जो वर्तमान होता है वही नाम देकर के अगला जो है उसका चुनाव होता है। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, चुनाव पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। संघ से ज्यादा कोई डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। सिर्फ छोटी सी चर्चा भोजन में बनना क्या है, इस पर भी कम से कम 10 सत्र होते हैं, 10 चर्चाएं होती हैं। तो संघ के अंदर कोई भी विषय जो होता है वो होता ही डेमोक्रेटिक तरीके से। तो आप लोग संघ में ये भी तय करते हैं कि लोगों को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? संघ ने कभी ऐसा नहीं कहा, संघ कभी तय नहीं करता। संघ में आप देखिए, एक बारी वो हम निक्कर पहनते थे, निक्कर से पैंट लाने में 20 साल लग गए। 20 साल तक केवल ये चर्चा होती रही कि नेकर पहने या पैंट पहने, और उसके बाद चर्चा के बाद क्या निकल के आता है कि देखिए, अगर बड़ा कार्यक्रम होगा, कोई पद संचलन का कार्यक्रम होगा, उस समय पैंट पहनेंगे, अन्यथा नेकर पहनेंगे। तो आप सोचिए, ये है संघ, ये है डेमोक्रेसी, ये है चीजें, और ये दुनिया ने समझना चाहिए। ये झंडा आप लोग नहीं फहराते थे, तिरंगा, ये छुपी हुई तो नहीं है आरएसएस के दफ्तर मैं बताता हूं, जब स्वराज की बात करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय झंडा किसने फहराया था? पूज्य सरसंघ चालक जी ने सारी शाखाओं पर आदेश किया है। इसका भी आपको मिल जाएगा प्रमाण कि सारी शाखाओं पर जो है तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि देश के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उसने माना है कि तो आपको लगता है कि आरएसएस को बढ़ाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, चाहे वो नेहरू हो और खासकर इंदिरा गांधी का जो दौर है? संघ को बढ़ाने में समाज का योगदान है, क्योंकि संघ समाज का विचार है, संघ इस देश का विचार है। इस देश का विचार क्या है? इस देश का विचार है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्ति दुख भाग भवेत्। ये संस्कृत का जो श्लोक है, ये भारत के भाव को एकदम से बता देता है। संघ का ध्येय केवल इतना है कि इस धरा पे रहने वाले सब लोगों का कल्याण होना चाहिए, सब लोग साथ साथ रहें। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम इसलिए समरसता की बात करते हैं। वो समरसता में कोई छोटा नहीं, कोई नीचा नहीं है। हम इक्वालिटी नहीं कह रहे, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम समता की बात कर रहे हैं, जिसका बुद्ध बात करते हैं, जिसकी बात भारत के दर्शन ने करी है, और जिसकी बात बाबा साहब पूज्य अंबेडकर बाबा साहब करते हैं। अब आपने कहा
आपने अपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा फूले, अंबेडकर, तमाम लोगों के नाम लिए। मुझे अंबेडकर से परिचय कराने वाले कोई है तो संघ की शाखा है। संघ की शाखा में प्रातः स्मरणीय में डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र होता था। मैं उम्र आपको बता रहा हूं, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 7वीं 8वीं में मैं अंबेडकर से रूबरू हुआ। कहाँ रूबरू हुआ? तो संघ की शाखा में रूबरू हुआ, जहां पर वो बता रहे हैं कि ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार हैं, या अंबेडकर हैं, इनके नाम है, रामानंद के नाम है, कबीर का नाम है, रविदास का नाम है। और उन पर गोष्ठियों का होना। वर्ग में जब प्रथम वर्ष कर रहा था, उस प्रथम वर्ष के वर्ग में एक पूरा सत्र था सामाजिक समरसता पे। आपको मैं बता रहा हूं 98 की बात, जब मैंने प्रथम वर्ष किया था। संघ का शिक्षण होता है, 20 दिन बाहर रहना होता है, काम करना होता है। तब अंबेडकर को 98 में मैं और अच्छे से जानना शुरू किया, जब सामाजिक समरसता का सत्र लिया गया। तो आप ये समझिए कि आप बताना कि आप क्या कहना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र, जिसको मैं हिंदू जैसा राष्ट्र, हिंदू तो कोई रिलीजन है नहीं, जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, आरएसएस कम से कम वैदिक धर्म, हिंदू राष्ट्र, मतलब उसी को सनातन राष्ट्र तो चाहती है ना। सनातन क्या है? अरविंद घोष का उत्तरापाड़ा का एक स्पीच है, उसमें वो कहते हैं राष्ट्रीयता ही सनातन है। अब क्या अगर हम इसको अलग करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व तो ये भारत का मौलिक चिंतन है। इस मौलिक चिंतन को हमें समझना पड़ेगा, जिस मौलिक चिंतन में शंभू जी और मैं एक हैं। हमारी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है। हम कहते हैं ना, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है। ट्रुथ जो है वो वन है, एक ट्रुथ है, एक सत्य है। उसको बताने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से भले ही बता दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं ये इस भूमि पे रहने वाले सारे लोग, भले ही कोई मत संप्रदाय के लोग रहने वाले हो, कोई पूजा पद्धति रहने वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब इस देश के हिंदुत्व के हिस्सा है। वो हिंदुत्व ही भारत की जीवन शैली है। वो हिंदुत्व ही ऐसा है जिसने ऐसे सीमेंट के रूप में काम किया है, जिसने पूरे देश को हमेशा जोड़ के रखा है। दुनिया के देशों में मुस्लिम्स गए, आक्रांता गए, वहां की सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दिया है। आप देखिए, हिस्ट्री उठाकर देखिए, भारत एक ऐसा कैसा देश हो गया कि इतने वर्षों तक मुस्लिम शासकों के रहने के बाद भी हूण आए, शक आए, सब आए, लेकिन भारत की वो पुरातन संस्कृति, पुरातन कोई ऐसा एक समाप्त क्यों नहीं हुई? आपको लगता है वन व्यवस्था, आपने तो उपनिषद पढ़ा है, पुराण पढ़ा होगा, रामायण महाभारत गीता पढ़ा होगा, वन व्यवस्था कहाँ से आई है? ये क्या तुलसीदास जी ने सिर्फ लिख दिया रामचरितमानस? मैं बता रहा हूँ, तुलसीदास ने कुछ नहीं लिखा इस बारे में। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसका 13वां श्लोक है। और वो 10वां मंडल कब जुड़ा? आप देखेंगे कि 10वें और 9वें में कोई जुड़ाव नहीं है। ये मुगलों का दौर कह मत दीजिए। नहीं, अब मैं मुगलों का दौर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कहीं कुछ तो शरारत हुई होगी, कहीं कुछ तो बात हुई होगी। मैं अक्सर अपनी स्पीचेस में कहता हूं कि शवपाक की संतान मातंग हो जाते हैं। शवपाक कौन है? शवपाक चंडाल है। तो चंडाल का पुत्र क्या हुआ? मातंग। मातंग कौन है? चंडाल हुआ। और मातंग के पुत्र पराशर हो जाते हैं, और पराशर के पुत्र वेदव्यास हो जाते हैं, और वेदव्यास के पुत्र कौरव, पांडव और विदुर हो जाते हैं। अब बताइए, इसमें कौन सा जो है ब्राह्मण हो गया, कौन शूद्र हो गया, कौन क्या? चंडाली तो हुए सारे। सबकी शादियां किनसे हो रही? बताइए, जो 4 जो आप वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उससे पहले पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक। आप भी नहीं मानते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो बृहद्रथ की हत्या होती है, उसके बाद कल्चरल हेजमनी, भारत बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक से लेकर घनानंद से लेकर तमाम, जब एक विशाल तक्षशिला, नालंदा एक ज्ञान का केंद्र, ज्ञान गुरु था। कम से कम इन सब डिस्कोर्स को भी तो आप लोग आरएसएस में रख सकते हैं ना, कि अब तो कि कितना बड़ा गौरवमय इतिहास था। ठीक है, राजा अपना कल्चरल हेजमनी लागू करता है, वैदिक व्यवस्था ही तो तभी आती है जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं। और आप ये मानते हैं कि नहीं कि हम लोग जो SC ST OBC के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और जो ब्राह्मण्स हैं, जो आ रहे हैं, जो तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। एक चीज, एक तो वेद जो है, वेद की ऋचा जो है बहुत पुरानी है, उसके बारे में तो साइंस, पाली और प्राकृत से भी पुरानी संस्कृत है। सुन लीजिए, वेदों की ऋचा बहुत पुरानी है। और मेरा सवाल ऑब्जेक्टिव, क्या आपको लगता है कि पाली प्राकृत पहले की भाषा है, संस्कृत पहले की भाषा? संस्कृत भाषा पहले की भाषा। संस्कृत भाषा में से सारी भाषाएं निकल कर आई, संस्कृत भाषा पहले की भाषा है। आप इसको क्या बात कर रहे हैं सर? इसको समझ लीजिए आप। कैसे समझाइए जरा। बुद्ध जो है वो वैदिक पीरियड के बाद के हैं, वो वैदिक पीरियड से पहले के नहीं है। इस चीज को भी आप समझ लेना। बुद्ध ने क्या रिफॉर्म करने की बात करी? उत्तर वैदिक काल के अंदर जो त्रुटियां आई समाज के अंदर, उन त्रुटियों को दूर करने की बात करी। आप देखिए कि वैदिक पीरियड में आइडल स्टेज क्या थी? ऋग्वेद का 3रा अध्याय, 3रा मंडल। इच्छावुक कौन है? इच्छावुक कौन है? सुदास कौन है? केवल 2 ही राजाओं का जिक्र हुआ है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद
क्या टेक्स्ट है या उसकी या कोई गाना गाया गया है, गीत गाया गया है? ऋग्वेद में गीतों में गाया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद की इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ऋग्वेद में है क्या किसी को नहीं मालूम। ऋग्वेद में तो रथकार का भी वर्णन किया गया, हे रथ चलाने, रथ बनाने वाले, तुमको कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। हे लुहार, तुम कितने अच्छे से बनाते हो। भविष्य पुराण में ना रानी विक्टोरिया की चर्चा है, तो मोदी जी के बारे में भी लिख देते। सर ये सारी किताबें लिखी गई हैं जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं तब। नहीं, पुष्यमित्र शुंग तो बहुत बात की चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैदिक कल्चर बहुत डिफरेंट कल्चर था। वैदिक कल्चर के अंदर इक्वालिटी रही है, इक्वालिटी रही, इसीलिए इक्वालिटी रही है। आप देखिए ऋग्वेद का अंतिम श्लोक क्या है, रुचम रुचम ब्राह्मण रुचम शूद्रम रुचम वैश्य। मैं कह रहा हूँ उससे बेहतर, ज्यादा उससे पहले प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी वैशाली, जब बुद्ध में भारत था, सम्राट अशोक। वेदों के बाद ये सारी चीजें हैं। वेद सबसे पहली रचना है, और मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के देश मानते हैं इसको। वेदों के बाद बुद्धिज्म आया है। कोई चीज बुरी होगी उसके बाद अच्छी चीज आएगी ना। वेदों के बाद कुछ बुरी स्थिति आई, बुरी स्थिति के बाद अच्छी स्थिति बनाने की कोशिश बुद्ध ने करी ना। संघ भी मानता है बुद्ध को, संघ उससे अलग नहीं होता। और बुद्ध ने कोई नई बात नहीं करी, उससे पहले वेदों ने वो बात करी थी, जिसके अंदर विष्णु पुराण के अंदर एक प्रसंग आता है। मैं आपको अगर एक एक ऋचा बता सकता हूं चीजों की, जिसके अंदर एक ऋषि नहा रहा है, स्नान कर रहा है और उसके साथ संवाद है। आप महाभारत को कैसे भूल सकते हैं? महाभारत का इंटरेस्टिंग है शंभू जी। आप देखिए कि जब शांति पर्व होता है, भीष्म शैया पे लेटे होते हैं, युधिष्ठिर उनसे राजधर्म सीखने जाते हैं। चलिए हम लोग इतिहास से निकलते हैं। इतिहास से मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। जब राजधर्म सीखने जाते हैं तो उनको राजधर्म सिखाते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं सुनिए युधिष्ठिर, अपनी जो कैबिनेट बनाएंगे ना, उस कैबिनेट में 4 आपको ब्राह्मण लेने होंगे, 4 आपको शूद्र लेने होंगे, 3 आपको चंडाल लेने होंगे, 8 आपको क्षत्रिय लेने होंगे। मतलब वैदिक व्यवस्था में जातिवाद था नहीं, अकॉर्डिंग टू यू। ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, वर्ण के अनुसार जो समाज व्यवस्था थी वो कभी भी, और ये तो अंबेडकर ने कहा है, सर्कल सिस्टम, मर्मांतर सिस्टम। आप कंवल भारती को पढ़िए, कंवल भारती ने तो बड़ा अच्छे से उसको आइडेंटिफाई किया अपनी किताब के अंदर। उसमें उन्होंने बताया मनवांतर सिस्टम क्या था। मनवांतर सिस्टम 25 साल का पीरियड हुआ करता। 25 साल पीरियड कौन सा? मैं उसमें बहुत नहीं जाऊंगा। आप प्रोफेसर है जेएनयू में, आप तो जेएनयू में प्रोफेसर है, आप तो हमें टांग ही देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए संघ में क्या है? रिजर्वेशन के खिलाफ है संघ। बुद्धिज्म, अब तो आपके मतलब यूपी में कानून बन गया कि आप घर वापसी नहीं कर सकते, आप बुद्धिस्ट नहीं बन सकते। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था बुद्ध में, सर लव जिहाद का उसमें क्लॉज है कि आप अगर धर्म अपनाते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। वो ऐसा है, बहुत सारी घटनाएं पूरे देश भर में हुई हैं। अभी मैं शिमला, एक हिमाचल में घटना हुई थी, कुछ आंध्रा में घटना हुई थी, कुछ घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं को लेकर के ऐसा लॉ बनाया। हिमाचल में तो बहुत पहले बन गया, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी। राजा वीरभद्र सिंह ने तो बहुत पहले ये कानून बना दिए थे, ठीक है ना। तो वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर भी जो कानून बने हैं वो भी बनने समय की, मैं तो कहीं रहा हूँ कि RSS की माँ कांग्रेस है, कांग्रेस BJP में कोई अंतर थोड़ी है। समय की आवश्यकता है और इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। तो राहुल क्यों इतना हमलावर है आप लोग? राहुल गांधी को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो, उनको पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ टारगेट करना है, पर संघ को उनसे भी तकलीफ नहीं है। संघ को उनसे भी तकलीफ नहीं है। राहुल की ठीक है, अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति करके सफल हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो समाज का संगठन है। मोहन भागवत जी ने तो कहा कि हमको कांग्रेस खत्म ही नहीं करनी है। हमें कुछ नहीं खत्म करना। कांग्रेस हमारा विरोधी नहीं है, वो भी तो समाज का हिस्सा है। बसपा भी तो समाज का हिस्सा है, RPI भी तो समाज का हिस्सा है। अरे भाई, हम समाज का संगठन है, समाज में संगठन है ही नहीं। हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है। जो भी इस देश के हिंदुत्व के मूल चिंतन पर काम करने वाली सरकार होगी, हम उसका समर्थन करेंगे, कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मतलब क्या है संघ का? इक्वालिटी, समानता, समता। वो सर्वे भवन्ति सुखिना का जो श्लोक है, रुचम रुचम का जो श्लोक है, सेना भवतु सेना भुनत्तु का जो श्लोक है। दलित महिलाओं के साथ इतना एट्रोसिटी हो रही है, कहाँ हिंदू वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, कोई RSS, बजरंग दल, कहाँ कोई धरना प्रदर्शन करता है? आप जैसे अभी आरक्षण का विषय आपने छेड़ा, कोर्ट में मैक्सिमम केसेस में मैं पिटिशनर रहा हूं। मैं कौन हूं? संघ का स्वयंसेवक। आप उठा कर देखिए कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स। मैं और हंसराज सुमन ऐसे 2 लोग थे जो कोर्ट में जाते थे, मैं RSS का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या मुझे संघ ने कभी रोका कि आपको नहीं लड़ना चाहिए कोर्ट में केस जाकर के आरक्षण के मुद्दे? हमने लड़े, 200 पॉइंट रोस्टर पे लड़े, 3 दिन भूख हड़ताल पे बैठे, भूखे रहे,
बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू हो, राजीव गांधी फेलोशिप ओबीसी के लिए भी हो, उसमें मेरी लड़ाई है। 10 दिन का भूख हड़ताल हमने भी किया। तो इसका कुछ नहीं लेना, यानी कि संघ तो समाज में जो चीजें चल रही हैं ठीक चलनी चाहिए। ठीक कैसे? धर्मानुकूल होनी चाहिए। वो रिलीजन के हमसे धर्मानुकूल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली संविधानुकूल होना अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो धर्म की बात ही तो कर रहा है। जब नीति निर्देशक सिद्धांत को बाबा साहब पेश कर रहे हैं तो अगर आप ओरिजिनल संविधान देखेंगे तो कौन है उसके अंदर, किसका चित्र है उस पर बना हुआ, पता है आपको? ये डुप्लीकेट संविधान चल रहा है। उस पर राम का चित्र बना है। अरे हम तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं ना, हम आपको बता रहे हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, अकबर, इन सबके चित्र संविधान के मूल में है। और उनके बाद फिर नीति निर्देशन सिद्धांतों को आज अकबर और बुद्ध के नाम पर क्या हो रहा है? आज उनके लोग SC ST OBC के लोगों को, जो बुद्धिस्ट हैं उनके साथ, जो इस्लाम मानने वाले उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। किसने कहा आपको? संघ में तो मुसलमान भी हैं, संघ में तो मुसलमान हैं। मेरठ के अंदर और तमाम प्रांतों के अंदर जिला कार्यवाह तक की जिम्मेदारी मुसलमानों के पास है। कोई शेड्यूल कास्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी सर संचालक होगा? मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 3 जो जिला संघ चालक हैं वो अनुसूचित जाति के हैं। अभी मैं रविदास जयंती पर कार्यक्रम था, संत गाड़के जयंती पर भाषण था मेरा, वहां जो मेरे साथ सीट शेयर कर रहे थे उनसे बात हुई तो पता चला वो जिला संघ चालक हैं और वो दलित समाज से। ऐसे 3 लगभग जिला संघ चालक हैं, विभाग संघ चालक हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। आप लोग का दरी बिछाने के लिए बड़ा मलाईदार पोस्ट नहीं। संघ चालक मंच पे बैठता है। वो लेफ्ट में भी यही हालत है शेड्यूल कास्ट का, ये कांग्रेस में भी यही है, बीजेपी में भी यही है। सिर्फ दरी बिछाओ, झंडा उठाओ। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, संघ चालक जो होता है सबसे बड़ी पोजीशन होती है, सबसे बड़ा दायित्व होता है संघ में। दिल्ली के अंदर विभाग और जिला संघ चालक आज के समय में 3 से 4 लोग जो हैं जिनसे मेरा परिचय है वो दलित वर्ग से आते हैं और वो दरी नहीं बिछाते हैं। वो जिला संघ चालक का बहुत सम्मान होता है, वो सारी ही एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ठीक है, वो दलित वर्ग के हैं। ऐसी बहुत सारी पोजीशन। तो क्या RSS की राय निजीकरण पर, जो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, क्योंकि RSS बेहतर मुल्क की परिकल्पना करती है, तो क्या आप बीजेपी जो जिस तरह से निजीकरण कर रही है, अभी किसानों का मुद्दा है, इस पर संघ की तो कोई राय आ नहीं है? क्यों संघ की राय क्यों नहीं है? संघ ने कहा MSP के इशू को उठाया। भारतीय किसान संघ को आप देखिए, भारतीय किसान संघ के नेता ने कहा MSP कानून होना चाहिए, ये कहा है। तो मोदी जी संघ की बात नहीं मानेंगे? अरे कहा है भाई, अब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि मोदी जी संघ से ऊपर है। सरकार है और समाज ने सरकार से कुछ लेना है तो लड़ना पड़ेगा ना। हमने कहा, मैंने पहले आपको कहा कि संघ का कोई राजनीतिक विंग नहीं है वो, या संघ नहीं बीजेपी को चला रहा, उनका अपना संघ के लोग ही बीजेपी को चला रहे हैं। मैं तो सारे नेताओं का बैकग्राउंड बता दूंगा कौन कौन। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं संघी है, लोकसभा स्पीकर संघी है, ए से लेकर जेड तक जो मिनिस्टर हैं आपके सब की RSS में ब्रेन वॉश होता है। संघ के स्वयंसेवक जो है, संघ के 56 संगठन है, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी है। संघ के विचार को लेकर के संघ के कुछ लोगों ने संगठन बना लिए, अब अपने को एफिलिएट करते हैं कि हम संघ से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं। ऐसे तो बहुत संगठन है भाई संघ के। बीजेपी से बड़ा तो वनवासी कल्याण आश्रम का संगठन है, बीजेपी से बहुत बड़ा विद्या भारती है। विद्या भारती के देश भर में कितने स्कूल है। मतलब संघ भारत दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ये। आप देखिए, नहीं वो चीन वाले से तो कम है। आप लोग लेफ्ट है। आप देखिए कि दुनिया के सारे देशों में संघ की शाखा है, संघ के सिस्टम, संघ की सारी व्यवस्था है, संघ का संगठन काम करता है वहां पर। कहीं पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम पे काम करता है, कहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ के नाम पे काम करता है, ऐसे करके काम करता है। लेकिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में संघ है और संघ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, संघ को लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भारत के देशज चिंतन को दुनिया से परिचय कराने का काम जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसी काम को संघ भी कर रहा है। इसलिए दुनिया के देश उसको मान रहे हैं। आज संघ की शक्ति को तो लोग समझना चाह रहे हैं। लोग अभी किताब खरीद के लेके आया हूं मैं, एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट ने संघ के बारे में लिखा है। तो संघ को लोग मानना लगे कि संघ है क्या। और आपने इतनी मेरे से बहस भी करी, सब कुछ किया, लेकिन मैंने आपको उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने आपको स्पष्टता से जवाब दिया, यही संघ है, यही शाखा है। इसलिए संघ को, राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम आतंकी संगठन है, कट्टरवादी संगठन है, तो वो कुछ दिन शाखा पे आए, कुछ दिन शाखा पर आए, वहाँ देखें आकर के क्या होता है, कैसे व्यवस्था चलती है। एक छोटा सा स्वयंसेवक
7-8 साल का स्वयंसेवक आते आते और बड़ा बड़ा होते होते उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि वीर सावरकर कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, फूले कौन थे, सावित्रीबाई फूले कौन थी, रमाबाई कौन थे, सब उसको समझ में आ जाता है। और देश के लिए, उस समाज के लिए क्या करना चाहिए उसको सब समझ, अपने स्वतः प्रेरणा से वो काम करने लगता है, अपने स्वतः प्रेरणा से काम। ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक हमारे जानकार हैं जो दुनिया के देशों में गए, वहां जाकर के स्वास्थ्य की सेवाएं करने लगे। आपको बात सुननी पड़ेगी, ये संघ की राय है और ये परवेश चौधरी जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि किसी के बारे में कुछ फैसला लेने से पहले राय जाननी चाहिए, आपको संघ के बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो उसमें किसी भी इंसान को अपने रिलीजन को मानने का हक है, अपने पूजा पाठ की पद्धति को मानने का हक है। लेकिन फिलहाल जो संघ से मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के लोग खासकर जुड़े हुए हैं, उनके मुँह से मैं हमेशा सुनता हूँ कि एक संघ जो है वो सनातन राष्ट्र चाहता है। इसमें कितनी सच्चाई है वो संघ को जरूर स्पष्ट करनी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।